जम्मू कश्मीर के कठुआ में श्रमिकों ने कम वेतन दिए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को जहां जम्मू पठानकोट हाईवे को जाम कर दिया तो वहीं इस दौरान जमकर हंगामा भी किया। मजदूरों के आरोप थे कि उनको तय किए गए वेतन से कम वेतन दिया जा रहा है, तो पूरा वेतन लेने की मांग पर मजदूर अड़े रहे, जिसके बाद हालात बिगड़ते देख मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा, तो वहीं पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर मजदूरों को संभाला। पुलिस आलाधिकारियों ने गुस्साए मजदूरों को जैसे तैसे शांत करवाकर मिल प्रबंधन से बात कर हल निकालने की बात को कहा। तो बता दें कि अप्रैल में लॉकडाउन के चलते मिल को बंद करना पड़ा था, जिसके बाद श्रमिक अपना पूरा वेतन लिए जाने की मांग कर रहे थे। लॉकडाउन के बीच कठुआ के हडली मोड़ में स्थित बड़ी टेक्सटाइल मिल के मजदूरों ने मिल परिसर में जमकर तोड़फोड़ भी की, तो मिल का फर्नीचर तोड़ने के अलावा यहाँ दस्तावेज फाड़कर हाईवे पर फेंक दिए। हालांकि मजदूरों को आधा वेतन दे दिया गया है, तो कोर्ट का कोई आदेश आता है तो बाकी वेतन भी दे दिया जाएगा। शुक्रवार को जम्मू के कठुआ में जो कुछ भी हुआ वो कोरोना संक्रमण को बढ़ावा देने जैसा था। तो इस दौरान ये श्रमिक अपने वेतन की मांगों को लेकर लॉकडाउन के दौरान प्रदर्शन के समय शारीरिक दूरी का पालन करना भूल ही गए, तो अधिकतर मजदूर मास्क भी नहीं लगाए हुए थे। तो ऐसे में सभी को समझना चाहिए कि अपने हक की मांग करना तो ठीक है, लेकिन इस तरह से शारीरिक दूरी और मास्क न लगाने से वे खुद ही संक्रमण को आमंत्रित कर रहे हैं। जम्मू से फिरदौस कादरी की रिपोर्ट। वाराणसी में गुरुवार को जहां बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारियों ने सड़क पर ही बाबा की 300 सालों से चली आ रही परंपरा के तहत सप्तऋषि आरती को सड़क पर ही किया, तो वहीं अब सभी अर्चकों को पुलिस प्रशासन ने महंत परिवार सहित उनके घरों में नजरबंद कर दिया है। तो आपको बता दें कि बाबा की सप्तऋषि आरती परंपरा टूटने के बाद जो अर्चकों ने सड़क पर आरती परंपरा निभाई, तो इसके बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया। तो अब अर्चकों ने घर पर ही बाबा काशी विश्वनाथ की सप्तऋषि आरती को अपने घरों से संचालित किया है। यूपी के बुलंदशहर में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। बीती रात 3 रिपोर्ट्स में से 2 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि खुर्जा के 56 वर्षीय अब्दुल वहीद की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद मरीज को देर रात L1 हॉस्पिटल चिट्टा में भर्ती कराया गया, तो वहीं मरीज के परिवार के 7 सदस्यों को क्वारंटाइन सेंटर खुर्जा भेजा गया। अब प्रशासन द्वारा उसके घर का इलाका हॉट स्पॉट क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, तो वहीं भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। साथ ही पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो अब बता दें कि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 61 हो चुकी है, तो वहीं एक डॉक्टर की भी यहाँ मौत हो चुकी है, जबकि 35 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। खबर चंदौली से है, जहां पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, तो वहीं ऐसे में कोई भूखा ना सोए, इसके लिए सरकार ने निःशुल्क राशन की भी व्यवस्था की है। तो इसी के चलते चंदौली के नियामताबाद ब्लॉक अंतर्गत नई कोट ग्राम सभा में कोटेदार पर ग्रामीणों के गंभीर आरोप हैं कि वो राशन वितरण में धांधली करता है, तो साथ ही कोटा किसी और के नाम पर है, तो वहीं रिश्तेदार कोटा चलाकर ग्रामीणों को धमकाता है। तो साथ ही यहाँ राशन कार्ड से उन लोगों के नाम भी काट दिए गए हैं, तो वहीं गलत लोगों के नाम राशन कार्ड में जोड़ दिए जा रहे हैं। अब घटतौली और अभद्र व्यवहार को लेकर ग्रामीणों में रोष है, तो ग्रामीण प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। चंदौली से उमेश सिंह की रिपोर्ट। गुजरात के सूरत से 1203 श्रमिकों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंची। स्टेशन पर सभी श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, तो वहीं यूपी रोडवेज की बसों के सहारे इनको घर भेजा गया। इस दौरान श्रमिकों को चंदौली जिला प्रशासन द्वारा पानी की बोतल और भोजन के पैकेट दिए गए। तो दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर बड़ी संख्या में GRPF और RPF के जवानों ने यहाँ सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की। श्रमिकों ने जहाँ मोदी और योगी सरकार की व्यवस्थाओं को सराहा, तो वहीं उनको धन्यवाद भी दिया। हम लोग आते सूरत से आ रहे हैं। नाम अतुल कुमार। क्या करते थे वहाँ पर? धागा तुष्टि का काम करते हैं हम लोग। अच्छा, कब से फंसे थे वहाँ पर? हमको तो वही 21 तारीख से बंद हुआ, तब से हम लोग फंसे हैं। कहाँ जाना है आपको? हमको जाना है बिनकी फतेहपुर, यूपी। आपको रास्ते में टिकट लिया गया? ट्रेन में सुविधाएं मिली कुछ? हाँ, टिकट तो लिया गया भाई, 800 रुपये हमारा लगा। सुविधाएं मिली कुछ ट्रेन में? सुविधाएं खाने को पीने को भी मिला। यहाँ से बस से आपको छोड़ा जाएगा सरकार के इंतजाम से? कितने पैसे? नहीं, थैंक्स, उसमें तो मोदी का धन्यवाद है जो हमको छोड़ा जा रहा है। कहाँ से आ रहे हैं? सूरत से। क्या करते थे वहाँ? कब से फंसे थे? वहाँ से मई मार्च। कहाँ के रहने वाले हो? जिला जौनपुर। ट्रेन में आए हो, क्या कुछ टिकट भी लगा आपका? टिकट पैसा लगा है। कितना पैसा लगा? 750। और सुविधाएं मिली कुछ? सुविधाएं कुछ मिली? एक बार खाना मिला था एक बार। एक जगह।
प्रवासियों को घर भेजने की सरकार की मुहिम रंग ला रही है, जिसके चलते अब लाखों मजदूर अपने घरों को लौट चुके हैं। तो वहीं ऐसे में कुछ मजदूर ऐसे भी हैं जो धनअभाव या फिर जागरूकता के चलते इन प्रयासों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और पैदल या साइकिल से अपने घरों के लिए ओर रवाना कर रहे हैं। तो सरकार और प्रशासन को इन लोगों के बारे में सोचकर कुछ प्रयास करना होगा, जिससे ये श्रमिक भी अपने घरों तक पहुँच पाएं। चंदौली से उमेश सिंह की रिपोर्ट। लॉकडाउन के कारण पूरे देश में प्रवासी मजदूरों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इन लोगों के पास ना तो रुपए हैं और ना ही खाने के लिए कुछ बचा है। तो वहीं इनकी मदद के लिए कोई सामाजिक तौर पर तैयार भी नहीं है। तो सरकार ने इन श्रमिकों की वापसी के लिए जहां प्रयास किया, तो वहीं अभी भी मजदूरों का पलायन जारी है। अब मुरादाबाद पहुंचे इन मजदूरों से जब हमने बात की तो पता चला कि किसी को प्रयागराज जाना है, तो किसी को पटना, तो वहीं किसी और को अन्य शहर जाना है। साथ ही इन्होंने बताया कि इनसे फॉर्म तो भरवाया गया, लेकिन इनको सूचना कोई नहीं दी गई और न ही इनको कोई वाहन की व्यवस्था कराई गई, जिससे मजबूर होकर इनको पैदल ही अपना सफर तय करना पड़ रहा है। तो वहीं रास्ते में इनको जो कुछ मिल जाता है वो खा लेते हैं, अगर नहीं मिला तो ये भूखे प्यासे ही अपने घरों के लिए चल पड़ते हैं। मैं हरियाणा जमुनानगर जगाधरी से आ रहे हैं। पैदल आ रहा हो? हाँ, पैदल आ रहे हैं। क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा? बहुत परेशानी, गाड़ी नहीं कहीं पर मिला, न बस कोई सुविधा हमको नहीं मिला है। खाना पीना भी अपना पैसा से जो खाए हैं वो मिला है बस, और कोई सुविधा कोई नहीं। कितने दिन से तुम भूखे प्यासे थे? हम भूखे प्यासे तो अभी तो 3 दिन से फिलहाल हैं। तो कुछ मिला नहीं है? अभी तो कुछ नहीं, रास्ता में कुछ नहीं मिला है सुविधा। कई जगह गए वो किए हैं, कुछ नहीं कोई सुविधा दिए। तो भूखे 3 दिन से ऐसे निकल गए? हाँ, अपना जो अथी केला तेला यह सब खाते हैं, जो मिलता है वही बस। अब कहाँ जाओगे आप? हम अभी पटना के वैशाली जिला राघोपुर क्षेत्र में जाएंगे। पैदल ही जाओगे? हाँ, पैदल ही जाएंगे। जब नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। मैं आ रहा हूँ प्रयागराज से। तो क्या पैदल आ रहा हो? पैदल ही आ रहे हैं, कभी पैदल ही लगे। रास्ते में कहीं खाना बना? खाना कानपुर में मिला था, दे रहे थे लोग, तो बाकी अब नहीं है। अपने पास से खा रहे हैं? अपने पास ही है। कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा? पैदल आ रहा है हरियाणा से? बहुत परेशानी हो रही है सर, बहुत हो रही है परेशानी। अब बता ही सकता है, पैदल धूप है। अब आप कहाँ जाएंगे? अभी हम देहरादून जाएंगे। देहरादून। जोर से बोलो। देहरादून। देहरादून। तो देहरादून यहाँ से पैदल ही जाएंगे? पैदल ही जाएंगे। कोई दूर दराज से आए मजदूरों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ जहर उगला। मजदूरों को कहना है कि जो हम दूर दूर से पैदल चल कर आ रहे हैं, सरकार की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल फेल होती नजर आ रही है। नहीं तो कोई रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था है, नहीं कोई वाहन की व्यवस्था है। सरकार लगातार वादे कर रही है, लेकिन वो वादे बस टीवी चैनलों और अखबारों तक छपने के लिए ही है। लेकिन मजदूर ज़मीनी हकीकत कुछ और है। जो मजदूर हैं वो अपनी अब बीती सुना रहे हैं। वो कैमरे में मुरादाबाद में आके उन्होंने उगला कि बताया सब कुछ, क्या वो सरकार की व्यवस्थाएं बिल्कुल फेल है। सरकार लगातार वादे कर रही है और करोड़ों रुपए मजदूरों के हित में खर्च कर रही है, लेकिन वो करोड़ों रुपए आखिर जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं। सरकार पर लाख सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस तरफ सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। लगातार मजदूर परेशान होते नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार की व्यवस्थाएं दर पे दर फेल होती नजर आ रही हैं। इसी बात को लेकर आज फिर मुरादाबाद में एक बार मजदूरों का झुंड देखने मिला। जो मजदूर काफ़ी बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर रोड पर पैदल चलते नजर आ रहे थे। उनका कहना है कि प्रशासन हम पर लाठी डंडे बजा रहा है, लेकिन और नहीं तो कोई हमारी व्यवस्था ऐसी है जो हम अपने घरों तक पहुँचे। पैदल और भूखे खाने तक हम लोग आ रहे हैं। अपनी व्यवस्थाएं मीडिया वालों को लगातार सुना रहे हैं। मीडिया हमारी सब कुछ दिखाने में जुटी है, लेकिन सरकार के कानों पे है कि कोई भी जू नहीं रुकती। इसी बात को लेकर आज फिर एक बार मुद्दा उठा है और हम उस खबर को विस्तार से दिखा रहे हैं। ENI न्यूज़ नेटवर्क के लिए मुरादाबाद से दानवीर सिंह। यूपी के मिर्जापुर के जमालपुर ब्लॉक के ओड़ी गांव में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के पैतृक आवास पर उनके भतीजे अंकित सिंह पटेल ने संकट के हालातों में 500 गरीब परिवारों को खाद्य सामग्री के साथ सैनिटाइजर व मास्क का वितरण किया। वहीं वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। तो राहत किट में 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, आलू प्याज तो था ही, तो साथ ही सैनिटाइजर, मास्क और साबुन भी रखा गया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा माननीय स्वतंत्र देव सिंह के निर्देशन का यहाँ पे जो असहाय है, असमर्थ है, जो गरीब है, उनके लिए राहत सामग्री की व्यवस्था की गई है और यहाँ पे वितरण का कार्यक्रम आज चल रहा है। कोई भी भूखा न सोए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का मानना है। सबके पास अन्न और अनाज पहुँचने चाहिए। जहाँ तक हम लोग की पहुँच सकते तो वहाँ तक पहुँचे, जिसको बुलाया जा सकता है। गाँव वाले, अगल बगल के गाँव वालों को सबको पूछ के और सबके यहाँ कम से कम भरपूर
राहत सामग्री पहुंचाया जा रहा है। कितने लोगों को वितरित किया गया है? यहाँ पे अभी कम से कम 250 से 300 लोग तो आ चुके हैं और अभी कुछ पैकेटें हैं, अभी 250 से 300 लोग तो बढ़ चुके हैं। क्या महसूस कर रहे हैं जो लॉकडाउन 1.5 महीने तक करीब हुआ है, उन लोगों को कितनी परेशानी हो रही है? यहाँ पे जो मजदूर है, जो हमारे गरीब भाई बंधु हैं जितने भी हैं, वो लोग के पास भाई जो रोज़ के खाने कमाने वाले, रोज कमा के खाने वाले, उनके पास नहीं पहुँच पा रहे, राहत सामग्री न ले पा रहे हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं। उनके लिए काफ़ी आराम की बात है कि उनके पास भोजन पहुंच रहा है और पर्याप्त मात्रा में। इसी तरह आगे भी लगे रहेंगे। हमारे जितने भी साथी हैं, भाई हैं, यहाँ के लोग हैं, जो भी हैं, पूरा उनका सहयोग है और इसी कारण से जितने भी लोग भूखे रहेंगे, जिसके पास समाज में अन्न नहीं पहुँचे, हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। लिए आए हैं आप? राशन के लिए। कौन दे रहा है? अंकित सिंह। क्या क्या मिला है? चावल है, आटा है, दाल है, सब्जी है, तेल मसाला है। तो ये लॉकडाउन करीब 1.5 महीने से ऊपर हो गया, काफ़ी परेशानी भी हो रही होगी आप लोगों को। हाँ, इससे कुछ राहत? बहुत राहत मिलल बा खाए के हमें। ये सीधा किसान बटत था, अंतिम भैया बाटत होंगे। क्या क्या है उसमें सामान? चाउर होई, पिसान होई, तेल होई, प्याजो होई, और जो कुछ हो मालिक। करीब 1.5 महीने से लॉकडाउन है, काफ़ी परेशानी भी हो रहा होगा। हाँ, 1.5 हाँ? महीना से। तो कुछ राहत मिल रहा है आप लोगों को? राहत मिलते न बा भैया। राशन किट पाकर जहां गरीबों के चेहरे खिल उठे, तो वहीं संकट के समय में प्रभावितों को यह मदद उनकी भूख मिटाने के लिए कारगर साबित होगी। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार आह्वान कर रहे हैं कि हम सभी को एक दूसरे का ध्यान रखते हुए उनकी मदद को करते रहना चाहिए। मिर्जापुर से राम कुमार सिंह की रिपोर्ट। एक युवा संगम ऐसा भी है जो लोगों को कोरोना के खिलाफ जागरूक कर रहा है। तो ये पुलिसकर्मी आजमगढ़ के मुबारकपुर चौकी प्रभारी कमल नयन दुबे हैं, जो क्षेत्र में अपने शांत व्यवहार व मिलनसार अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वहीं अब कोरोना संक्रमण काल में ये लोगों के लिए जागरूकता अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं और क्षेत्र में लोगों को लगातार अनाउंसमेंट कर लोगों में जागरूकता ला रहे हैं। दिनों में हमारे देश में 12,000 केसेस बढ़े हैं, 12,000। और पहले आंकड़ा 200, 300, 400 बढ़ता था, अब ये आंकड़ा 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 ऐसे बढ़ रहा है। पहले हम एहतियात करते थे, लेकिन लॉकडाउन में जब से थोड़ी सी ढील मिली है, छूट मिली है, तब से हम लापरवाह से हो गए हैं। मैं आपको आगाह कर दूं कि अब ये आपकी लापरवाही आप पे भारी पड़ने वाली है। आप कोरोना वायरस के खतरे को काफी हद तक कम करते हैं, उससे आपको मदद मिलती है। मैं फिर से बता रहा हूं, गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। उसमें जो बातें बताई गई हैं उसका पालन करें और उसको अपडेट करते रहें। निश्चित रूप से आपको कोरोना से लड़ने में काफी मदद मिलेगी। थैंक यू। झांसी के समतर थाना क्षेत्र के बसोबई में विद्युत विभाग की लापरवाही से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं अन्य लोग इसमें बुरी तरह झुलस गए। तो वहीं आनन फानन में ग्राम प्रधान द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी को भर्ती कराया गया, तो हादसे में तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। तो गाँव में इस दौरान कोहराम मच गया। बताते हैं कि घर पर पानी की मोटर के तार लगाने से महिला को हाई टेंशन तार से करंट लग गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। झांसी से यशपाल सिंह की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान पुलिस और आरएएफ के जवानों एवं अधिकारियों ने एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए अपनी जेबों से अपने वेतन से आपस में पैसा इकट्ठा कर कटगढ़ क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को 250 राशन की किट्स उपलब्ध कराई, जिसके चलते 10 किलो आटा, चावल व अन्य जरूरत के सामान के साथ मास्क व साबुन भी दिया गया। इन जवानों ने सामाजिक जिम्मेदारी को अदा करते हुए मिलकर आपस में इन पैसों को इकट्ठा किया, उससे ये सामान उपलब्ध कराया गया। ये आज आरएएफ और पुलिस, मुरादाबाद पुलिस के सहयोग से यहाँ पे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको राशन वितरित किया जा रहा है। यहाँ पे पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार लोगों की जो समस्या है उनका निदान करते हुए कोरोना वायरस के संबंध में भी जागरूक किया जा रहा है। यूपी 112 के माध्यम से भी जहाँ पे राशन संबंधी कॉल आती है तो उनको पहुँचाया जा रहा है। आज जो हम लगातार जो गश्त करते रहते हैं, तो आज आरएएफ और पुलिस ने स्वयं यहाँ पे जो हमारे जवान हैं उन्होंने भी इच्छा प्रकट की कि हम लोग भी यहाँ पे जो ज़रूरतमंद है उनको राशन प्रोवाइड करेंगे। तो सभी लोगों ने मिलकर इस एरिया में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको राशन दिया जा रहा है। इसमें आरएएफ का सहयोग बहुत ही सराहनीय है।
जो लगातार ड्यूटी करते हुए कोरोना वॉरियर्स हैं और लोगों की ज़रूरतों को भी ध्यान रखते हुए फ्रेंडली पुलिसिंग का अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। ये राशन मुरादाबाद पुलिस और आरएफ के जवानों के स्वैच्छिक दान के तहत रकम इकट्ठा की गई थी और इस रकम क्या ये पे 250 पैकेट तैयार किया गया था, जिसमें कि चावल है, आटा है, दाल है, साबुन है, मास्क है, इस तरह के सामान इसमें दिए हुए हैं, आलू है, प्याज है, इस तरह के सामान इसमें दिए गए हैं। और यहाँ चूँकि इस इलाके में हमारे लोग नियमित ड्यूटियाँ करते रहे हैं, इसी ड्यूटी के क्रम में हमारे जवानों ने देखा कि यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक के आसपास जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वहाँ लोग काफ़ी, यद्यपि कि प्रशासन द्वारा खाना दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा महसूस किया गया कि इनको राशन की भी ज़रूरत है। और कुछ लोगों ने ऐसा बतलाया भी कि सर इधर राशन बढ़ता तो अच्छा रहता। तो इसी क्रम में हमारे जवान और सिविल पुलिस के स्वैच्छिक दान द्वारा ये राशन तैयार किया गया और फिर यहाँ पे लाकर के वितरित किया। वहीं इस प्रकार गरीबों की मदद के लिए पुलिस और आरएएफ की ये पहल काबिले तारीफ है। तो वहीं जरूरतमंदों को पुलिस की गाड़ियों से ये किट पुलिस लाइन में मुहैया कराई गई। मुरादाबाद से दानवीर सिंह की रिपोर्ट। एक तरफ शराब की दुकानें खोले जाने के बाद जहां पूरे प्रदेश में सरकार के इस फैसले का विरोध किया जा रहा है, तो वहीं शराब के व्यापारियों ने अब वाराणसी में अपने सुर बुलंद करना शुरू कर दिए हैं। तो इस दौरान व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने उनके साथ अपेक्षा भरा व्यवहार कर उनका शोषण कर रही है। तो शराब की बिक्री इन दोनों कम हो गई है, तो वहीं सरकार उनको जल्द से जल्द पुराना स्टॉक खाली करने का आदेश दे रही है। अब ऐसे में माल बेचने की अवधि बढ़ाए जाने के साथ शराब व्यापारियों ने कल जिले में सांकेतिक हड़ताल कर दुकानों को बंद रखने का फैसला किया। तो वहीं अपना विरोध दर्ज कराने की बात को कहा है। अभी हम लोग ये चाहते हैं सर कि हम लोगों को ये अभी चूँकि लॉकडाउन के बाद जो देसी शराब पीने वाले जो वर्ग है, मजदूर वर्ग, वो अभी पलायित हो गया है सर। कोई मजदूर यहाँ रहा नहीं, सारे काम बंद हैं। ठेला वाले, रेहड़ी वाले, रिक्शा वाले सभी जो है पलायित हो गए। बिक्री जो 1 रुपये की होनी चाहिए थी सर, वो इस समय 20 पैसे पे आ गई। 20% सेल हो रही है। और इस स्थिति में दुकानों को जिन शर्तों के साथ हमारा लाइसेंस रिन्यूअल कराया गया था कि 10 से 10 दुकानें चलेंगी, कैंटीन की व्यवस्था होगी, वो सभी जो है कोरोना को देखते हुए सर वो ख़त्म कर दिया गया। और अभी दुकानें 10 से 7 चलाई जा रही हैं, और जबकि समस्त दुकान और लॉकडाउन का जो रूल है वो 10 से 2 का कर दिया है यहाँ पे बनारस में डीएम साहब ने। 2 बजे के बाद किसी को रोड पे अगर देखा जाता है तो उसको पुलिस मार के घर में भगा देती है। तो ऐसी परिस्थिति में कौन आदमी शराब खरीदने के लिए दुकान पे आएगा 2 बजे के बाद? और जब बिक्री जो है 20% रह गई है, तो ऐसी कंडीशन में या तो हम लोगों की समयावधि बढ़ाई जाए, जो बचा हुआ शेष माल है उसको बेचने के लिए समयावधि बढ़ाएं, नहीं तो ऐसी कंडीशन में अगर जो सर इतने बड़े स्तर पे जो निकासी हुई है, करीब पूरे गोदाम से हमारे समझ से जो है करीब जो है 30 से 40 हज़ार पेटी की निकासी हुई, तो उसमें सारे लाइसेंसी सड़क पे आ जाएंगे। आप लोग कल क्या करने जा रहे हैं? हम लोग का सर ये प्रस्ताव है कि कल सारे लाइसेंसी एक मत होकर समस्त दुकानों को बंद करेंगे, लॉकडाउन कर देंगे, दुकानें नहीं चलाई जाएंगी। इसके लिए आप किसी से मिले हैं आज? किसी को ज्ञापन दिया? इसके लिए है? आज हम लोगों ने जो है अपने जिला आबकारी अधिकारी साहब को जो है ज्ञापन भी दिया है, और डिप्टी साहब को भी एक ज्ञापन दिया गया है। यूपी के बागपत में हरियाणा से 500 से ज्यादा प्रवासी रोडवेज की बसों में सवार होकर यहां पहुंचे। तो साथ ही उन सभी को अब आगे के लिए रवाना किया गया। तो बता दें कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे होते हुए दर्जनों हरियाणा रोडवेज की बसें मजदूरों को लेकर बागपत पहुंची, जहां पहले से ही मौजूद स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने सभी का परीक्षण किया। तो एडीएम अमित कुमार ने बताया कि हरियाणा से आए यूपी के 13 जनपदों के रहने वाले 2385 लोग बसों से आए हैं, जिनको अब यहाँ से गृह जनपदों में भेजा जाएगा। यहाँ पे हमारे 13 जिलों के इलाट हुआ है जो हरियाणा जनपदों से आ रहे हैं। 2385 लोग टोटल हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। 6 बसें हम लोगों ने रवाना कर दी है, जो हरियाणा से रिसीव करने के बाद 6 लोगों को अपने अपने गंतव्य से भोजन और पानी के साथ उनको दे करके उनको रवाना कर दिया। कुल कितने मजदूर हैं? 2385 टोटल लोग हैं। इसमें जो हम लोगों की संख्या दी गई है हो सकता है इसमें कुछ कम हो सकता है या नहीं। तो जांच के बाद यहाँ से भेजा जा रहा है? सबको पूरी तरह से मेडिकल की बिना जांच के किसी भी व्यक्ति को नहीं भेजा जाएगा। उनका जब तक मेडिकल परीक्षण कर लेने के बाद, उनको खाना देने के बाद और पानी देने के बाद ही उनको। बड़ी तादाद में जिस प्रकार प्रवासियों की घर वापसी हो रही है, तो वहीं प्रशासन भी सभी को उनके घरों तक भेजने के लिए तमाम प्रयास कर रहा है। ऐसे में अब सभी को 14 दिन क्वारंटाइन होकर सहयोग करना होगा और सोशल डिस्टेंस बनाए रखना होगा। बागपत से वीरेंद्र तोमर की रिपोर्ट।
बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली के पदम सिंह गेट के पास जिंदल साड़ी शोरूम में लॉकडाउन का खुला उल्लंघन देखने को मिला। तो यहाँ शोरूम का शटर बंद कर अंदर ग्राहक बैठाले हुए थे। तो वहीं पुलिस को सूचना जब मिली तो पुलिस ने यहाँ छापा मारकर आनन फानन में शोरूम को बंद कराया। तो अब पुलिस द्वारा शोरूम पर कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। बुलंदशहर में शादी के विरोध से परेशान प्रेमी जोड़े ने दिल्ली हावड़ा ट्रैक पर मालगाड़ी के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। प्रेम प्रसंग को लेकर दोनों परिवारों के बीच काफी समय से तनाव था। तो दोनों ही परिवार इस शादी का विरोध कर रहे थे। जहां युवक कक्षा 12 का छात्र था तो वहीं नाबालिग प्रेमिका कक्षा 11 की छात्र थी। अब जैसे ही पुलिस को आत्महत्या की जानकारी हुई तो दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो साथ ही मामला कोतवाली देहात के नगला गाँव का है, जहाँ सत्येंद्र नाबालिग छात्र का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर दोनों परिवार के लोग खिलाफ थे। तो हमें तो इसकी कोई ऐसी खास जानकारी न थी, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि जब घर परिवार भी एक ही परिवार के से संबंधी से है, एक ही छोटा सा ही गांव है, छोटी सी मोहल्ला है, दोनों के बच्चों के पता ना क्या कब से क्या था, प्रेम संबंध था क्या था। हमें तो सुबह पुलिस वालों ने हम तो फ़ोन किया है, दोनों की डेड बॉडी रेल की लाइन की पटरी पे मिली है। तो इतनी तो हमें इतनी जानकारी है। तो क्या आप लोग राजी नहीं थे इस शादी को लेकर? नहीं, राजी का शादी का तो कोई मैटर ही नहीं था ना, हमारे सामने कोई बात ही ऐसी है, न लड़की पक्ष ने हमें कोई बताया। मान लो कि लड़की पक्ष की कोई जानकारी होती तो वो भी हमें बताते। ऐसी कोई हमें भी सूचना नहीं, कोई जानकारी है। बता दे, बता मैं सोती छोड़ी आई यहाँ को आ गई, सांगर लगा के आई, जो सांगर खोल के बताओ नजर कैसे निकल गई है। मालूम नजर कौन ने सांगर खोली है। रोने बंद कर। गांगरोल के हाथ फोन आयो, गांगरोल से रेल ते कट गए दौड़ जाने। रात की पूरी रात भर ढूंढते डोले हम तो, जैसा मत बोल पता लगी है ढूंढते डोले हुए ना मिले कहीं भी। गांगरोल ते फोन आया, फिर कहीं रेल ते कट गए दोनों। अच्छा, रात कैसे निकल गई लड़की? सोती छोड़ी आई, मैं यहाँ को आ गई, सांकर लगा के आई बाहर से। अब मालूम ना हुआ, ये बताओ बाद कौन पे सांकर खुलवाई है, कौन ने ना खोली, कैसे गई है कैसे ना गई। देखिए, ये कोतवाली देहात जनपद बुलंदशहर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक गांव है नगला इलाहाबाद, जहां पर एक ही समुदाय के, एक ही बिरादरी के लड़के और लड़की, जिसमें लड़की की उम्र लगभग 16 साल और लड़के की उम्र 18-19 साल के आसपास बताई जाती है। लड़की हाई स्कूल की छात्रा थी, लड़का इंटर की परीक्षा दिया था। इन दोनों के बीच में काफ़ी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के परिवारीजन इस प्रेम प्रसंग के विरोध में थे और लगातार दोनों पे नियंत्रण रखने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में बीती रात इन दोनों ने मालगाड़ी से कट करके आत्महत्या कर ली है। जानकारी मिली है, सबको पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। नौजवान प्रेमी युगल ने जो आत्महत्या का कदम उठाया वो ठीक नहीं था। तो वहीं ऐसे में जानकारी होने पर इनके परिजनों ने इनको प्यार से समझाने की जगह इन पर सख्ती करना वो गलत ठहरा, जिसके चलते दोनों आत्महत्या करने पर विवश हो गए। आज के दौर में परिजनों को समझना होगा कि जिस तरह के ये मामले सामने आ रहे हैं उसमें बड़ों को ही ध्यान रखकर बच्चों को समझाने का प्रयास करना चाहिए। बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। देश में लॉकडाउन के चलते लगातार प्रभावितों की मदद के लिए जहां हर कोई संभव प्रयास कर रहा है, तो वहीं बरेली में भी समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध सभा के जिला अध्यक्ष इंजीनियर अतुल पाराशरी और उनकी टीम लगातार प्रभावितों की मदद के लिए आगे आकर हाथ बढ़ा रही है। इसी के चलते इंजीनियर अतुल पाराशरी प्रतिदिन लगभग 40 से 50 लोगों को राशन की किट मुहैया कराते हैं। तो वहीं अभी तक हजारों मास्कों को बनवाकर उन्होंने लोगों को वितरित किया है। तो वहीं आकाश यादव और फैजान बारसी भी उनकी टीम में रहकर समाज सेवा से जुड़े हैं। तो वहीं उनका मानना है कि इस प्रकार प्रभावितों की मदद करते रहने का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। देखिए, हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर हम लोग चयन करते हैं। जो क्षेत्रीय लोग होते हैं उनसे हम लोग मांगते हैं, लिस्ट मांगते हैं, जो वास्तव में गरीब हैं, जिनको वास्तव में समस्या है। तो जैसा कि हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बोला है और बरेली के जिला अध्यक्ष जगह मौर्य जी के निर्देशन में लगातार हमारा पर डे कम से कम 40 से 50 लोगों का हमारा रहता है राशन, हम जरूरतमंद लोगों को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो ये बीते कितने दिनों से चल रहा है और अब तक कितने लोगों को दे चुके हैं? लॉकडाउन के प्रथम दिन से चल रहा है। अब तक कितने, ये तो लिस्ट एक बड़ी लिस्ट हो जाएगी क्योंकि 42 दिन आज हो चुके हैं। तो पर डे हमारा लगभग 30 से 40 तो पर डे रहा ही है कम से कम।
उस हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं। और आगे क्या ध्येय है? आगे ध्येय यही है, ऊपर वाले की दुआ रहेगी, बाकी आप सब लोगों का सपोर्ट रहेगा, प्रयास जारी रहेगा, लगातार मदद हम करते रहेंगे। बरेली के आंवला तहसील के रामनगर में कर्मवीर कोरोना वॉरियर्स का भाजपाइयों द्वारा सम्मान किया गया तो फूलों की बारिश कर उन सभी की हौसला अफजाई की गई। इस दौरान जहां कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर, पत्रकार और सफाई कर्मचारियों को अंगोछा भेंट किया गया तो वहीं सैनिटाइजर और मास्क का वितरण भी हुआ। कार्यक्रम में आंवला भाजपा अध्यक्ष वीर सिंह पाल के साथ मुकेश सक्सेना ने भी शिरकत की। बरेली से त्रिभुवन सागर की रिपोर्ट। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में कांग्रेस नेता तिलकराज बेहड़ पर मुकदमा दर्ज होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता अब धरने पर बैठ गए तो शहीद स्मारक में 4 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना शुरू कर दिया। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री भुवन कापड़ी ने कोरोना संकट पर सरकार पर राजनीति करने के आरोप लगाए थे तो वहीं पूर्व मंत्री पर दर्ज किए गए मुकदमे को वापस लेने की मांग भी की। इस कोविड-19 में जहाँ भी कांग्रेस के लोगों की मदद कर रहे हैं, कहीं कहीं प्रशासन का उनके खिलाफ रवैया रह रहा है। इसी में जब बेहड़ साहब ने वहाँ गांव में आगजनी की स्थिति बन गई थी, दंगा होने की स्थिति, वहाँ जाकर लोगों को समझाया और उस मामले को शांत किया तो उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। अगर सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति कांग्रेस का डाल रहा है कि भाई प्रशासन सही काम नहीं कर रहा है, इन लोगों को जरूरत नहीं मिल रही, इनको जो है और ठीक से काम करना चाहिए तो उसके खिलाफ मुकदमा कर दे रहे, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लोगों के साथ जो भेदभावपूर्ण रवैया प्रशासन अपना रहा है, इस संदर्भ में हम तिलकराज बेहड़ जी आज एसपी ऑफिस में बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष जी कांग्रेस भवन में धरने बैठे थे, उन्हीं के समर्थन में हम लोग यहाँ शहीद स्मारक पर धरने कर रहे हैं। कोरोना संकट काल में भी कांग्रेसी नेता अपनी राजनीति चमकाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते, जिसके चलते तिलकराज बेहड़ पर दर्ज हुए मामले का समर्थन करते हुए कांग्रेसी नेताओं ने धरना शुरू कर दिया। ऊधम सिंह नगर से सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के खटीमा में लॉकडाउन पार्ट 1 वाली तस्वीर लॉकडाउन 3 में देखने को मिली। राहत शिविरों में रह रहे नेपाल के नागरिक फिर से झुंड में सड़कों पर घूमते दिखे तो सड़क पर घूम रहे नेपाली नागरिकों का कहना है कि वे रुद्रपुर और खटीमा के राहत शिविर में रह रहे थे, जिन्हें प्रशासन द्वारा घर जाने के लिए अब छोड़ दिया गया है। तो वहीं प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में कुछ कहने से बच रहे हैं। तो नेपाल के नागरिकों को इस तरह राहत शिविरों पर छोड़ने को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। तो वहीं इंडो नेपाल बॉर्डर भी सील होने का हवाला देते हुए इनको वापस राहत शिविरों में रखने की मांग भी की है। डरते थे, उन्होंने बोला यहाँ से आप जाओ, आप अपने नाका पे जाओ, वहाँ से जाके आप नेपाल जा सकते बोल के किया। हम वही सोच के हमें बता दिया तो हम यहाँ से निकल गए। कल शाम को निकले थे, यहाँ से 7 बजे तक निकले थे। इधर से हम कालीपुल होके जा रहे थे, कालीपुल में हमें एसएसबी ने रोक दिया। उधर से उन्होंने बोला हम इधर से नहीं जान देंगे। उन्होंने बोला आप बनवासा से जाओ, बनवासा मेन नाका है बोल के उन्होंने बनवासा भेज दिया। बनवासा भी चले गए, हम रातों रात बनवासा चले गए। जब बनवासा हम सुबह पहुँचे, बनवासा वालों ने हमें इधर से नहीं जाने देंगे बोल के उन्होंने भी लाठीचार्ज करके भगा दिया। हम यही चाहते हैं कि हम हमारा देश का जो नाका है, हम जल्दी से जल्दी हमारे जो सरकार है हमको इधर से जितनी जल्दी से जल्दी हमें लेके जाए। इस दौर में सब जगह जो है लोगों को क्वारंटाइन करके राहत शिविर में रखा जा रहा है। हमारे जो नेपाल के लोग हैं, खटीमा राहत शिविर में उनको रखा गया था, उनको कल रात भेज दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि जब तक जाने की व्यवस्था नहीं हो जाती और लिखित प्रशासन के आदेश नहीं आ जाते नेपाल और हिंदुस्तान के, तब तक इनको राहत शिविर में रखा जाना चाहिए। इनको भ्रमित करके बाहर नहीं किया जाना चाहिए। ये लोग बहुत परेशान हैं। मेरी प्रशासन से निवेदन है कि आप इनको राहत शिविर में रखिए और जब तक इनके जाने की व्यवस्था नहीं होती तब तक इनको यहाँ पर राहत शिविर में स्थान दिया जाए। इंडो नेपाल बॉर्डर जब पूरी तरह सील है तो ऐसे में नेपाली नागरिकों का राहत शिविर छोड़कर सड़कों पर घूमना किसी खतरे से कम नहीं। तो प्रशासन को इनकी दिक्कतों को समझना चाहिए, जिससे ये सड़कों पर ना घूमे। ऊधम सिंह नगर से सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के दमोह में कोरोना वॉरियर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अभद्रता किए जाने का एक मामला सामने आया। यहाँ बटियागढ़ थाना क्षेत्र के फुटेरा कला गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम जब यहाँ एक व्यक्ति की जांच करने पहुंची तो वहाँ लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और मारपीट का प्रयास भी किया। तो अब टीम ने पुलिस से मामले की शिकायत की है, जिसमें आलाधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस को मौके पर भेजा और लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई का भरोसा दिया। हमारे दल द्वारा दैनिक भ्रमण किया जाता है। जो सब सेंटर हैं उनमें जो लोग रखे जाते हैं, नए लोग आते हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। और परीक्षण करने के बाद जो पुराने लोग रहते हैं, जिनको आए हुए समय हो गया, उनका स्वास्थ्य देखते हुए उनका फॉलोअप किया जाता है। तो हम अपना दैनिक कार्य एमएम टीम जो है हमारी कर रही थी और हमारा नर्सिंग स्टाफ जो सिस्टर लोग टीकाकरण करके वापस आए थे। तो हमारा टीम जो है भ्रमण कर रहा था गांव। जब हमारे फुटेरा पहुंचे हम तो इनके द्वारा शिकायत थी कि हमारा स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया जा रहा है इन सिस्टरों द्वारा, उन्होंने बोला गया था। तो हम वहां पहुंचे और उनसे कहा कि भैया बताइए क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि ये आपका विभाग जो है बिना लताड़ के कोई काम सुनता नहीं है।
कलेक्टर को धमकी दी है, कलेक्टर को फोन लगाया तब आप लोग आई हो। बिना लाते खाए तो आप लोग सुधरते नहीं हो और कोई काम आपसे होता नहीं। और जब काम नहीं होता है तो अभी जब आप आई हो तो हमने कहा भैया आपका नाम बताइए, नंबर बताइए, हम लोग आपको जांच के लिए लेके जाएंगे। हमारे डॉक्टर साहब आए तो बोले डॉक्टर और आप लोग कर क्या लोगे, करते क्या हो, कर क्या रहे हो आप लोग? फोन लगाया है, लताड़ पड़ी है, तब तो आप लोग आए हो। अगर भ्रमण करना है तो ऐसे भ्रमण कर रहे हो, भीड़ में भ्रमण कर रहे हो। बोले आप देखो पावर क्या होती है, ताकत क्या होती है। नौकरी कर रहे हो तो हरवाए बरेदी हो, वैसे ही रहो, उससे ज्यादा नहीं। तो ऐसे नौकरी नहीं होती भैया, हम लोग भी सेवा कर रहे हैं। हमला हुआ है, ऐसी सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से आई है। वहाँ कुछ स्वास्थ्यकर्मी के साथ कुछ विवाद हुआ। हमने तत्काल टीआई को मौके पर पहुँचा दिया है। टीआई 5-7 मिनट में कार्रवाई करके बता रहे हैं। जहां एक तरफ स्वास्थ्य कर्मियों का फूलों से स्वागत हो रहा है, तो वहीं ऐसे में कोरोना वॉरियर्स से अभद्र व्यवहार करना अमानवीय है। तो लोगों को समझना होगा कि ये वॉरियर्स उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ही कार्य कर रहे हैं। दमोह से गणेश अग्रवाल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर खरगापुर में पुलिस स्टाफ बीते 1 महीने से एक साथ बैठकर भोजन कर आपसी सौहार्द की मिसाल पेश कर रहा है। इसकी शुरुआत उनके सीनियर अधिकारी प्रभारी सुनील शर्मा ने की। तो इनका मानना है कि कोरोना में जहां इंसान एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो सभी पुलिसकर्मी एक साथ यहां बैठकर भोजन कर आपसी स्नेह को बढ़ा रहे हैं। पुलिस स्टाफ के साथ समाज सेवी भी इस भोजन कार्यक्रम में शामिल होते हैं, जिससे पुलिस के साथ समाज सेवियों की भी हौसला अफजाई होती है। तो इस दौरान खाने का खर्च थाना प्रभारी द्वारा खुद वहन किया जा रहा है। टीकमगढ़ से सुरेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।